Hello dear students, welcome to Glaze Your Knowledge. This is the part second of government budget and the economy. So in this video lecture we will discuss about structure of the government budget, and if you are visiting first time in this channel, so please subscribe the channel for the latest videos. Okay, so now let's start. तो देखिए हम बात करने वाले हैं आज गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट बजट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो एक तरीके से कंपोनेंट्स होते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो स्ट्रक्चर जो होता है वो एक कंपोनेंट ही है बजट का. तो बेसिकली कंपोनेंट्स दो होते हैं गवर्नमेंट बजट के. फर्स्ट इज बजट रिसिप्ट्स and the second one is budget expenditure, right? So budget receipt और budget expenditure ही होते हैं एक गवर्नमेंट बजट के अंदर, ठीक है, जिसके बारे में सारी डिटेलिंग बताई जाती है. आइटम वाइज रिकॉर्ड होते हैं सारी चीज़ें कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से रिसिप्ट आने वाली है, कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर करने वाली है. तो आइटम वाइज सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड रहती है. सो वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट budget receipts. So as you can see in the definition, it refers to estimated money receipts of the government from all the sources. ये जितने भी sources हैं गवर्नमेंट के, जहाँ जहाँ से भी गवर्नमेंट के पास में पैसा आने वाला होता है उसका एक एस्टिमेटेड अमाउंट है ये, जिसको हम बजट रिसिप्ट कहते हैं, जो कि आइटम वाइज जो होगा रिकॉर्ड किया जाएगा, राइट? कि एक फिस्कल ईयर के अंदर गवर्नमेंट के कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ से गवर्नमेंट मनी को अर्न करने वाली है. तो देखिए बजट रिसिप्ट दो तरह की होती है. दे आर टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड द सेकेंड वन इज कैपिटल रिसिप्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिनसे कि गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स में किसी भी तरीके का चेंज आएगा. तो देखिए यहाँ पे रिसिप्ट हो रहा ना, रिसिप्ट हो रहा मतलब गवर्नमेंट के पास में पैसे आ रहे हैं. तो पैसे जब भी आते हैं तो उसके दो इम्पैक्ट पड़ते हैं, या तो आपकी लायबिलिटी में या तो इंक्रीज हो जाएगी या तो एसेट कम हो जाएगी, राइट? या तो लायबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर आप क्या करेंगे, लोन लेंगे कहीं से, तो ऐसे केस में पैसा तो आपके पास आएगा लेकिन साथ में क्या होगा, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा. और दूसरा क्या तरीका है कि मान लीजिए आपने अपनी कोई भी एसेट को अगर बेच दिया है मार्केट में और उससे आपके पास में अगर मनी आया, तो ऐसे केस में क्या हुआ है कि एसेट आपकी कम हो गई. हमें इसी चीज़ को समझना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं गवर्नमेंट की जिसमें ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगी और ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स में किसी भी तरीके का रिडक्शन होगा. ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा. तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़े ना तो गवर्नमेंट का एसेट में रिडक्शन हो. तो देखिए गवर्नमेंट के बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि गवर्नमेंट क्या करती है, रेवेन्यू को अर्न करती है. तो सबसे पहला जो तरीका है वो है टैक्सेशन, राइट? सबसे फर्स्ट जो तरीका है वो क्या है, टैक्स. तो देखिए अलग अलग तरह के टैक्सेस होते हैं. तो सबसे पहले अगर हम टैक्स की तरफ चलें तो इस डेफिनेशन से यदि इसको कंपेयर किया जाए टैक्स को, तो समझिए कि अगर जैसे हाउस होल्ड है, जैसे हम सब लोग हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट करते हैं, टैक्स की पेमेंट करते हैं, तो क्या गवर्नमेंट की किसी तरीके की लायबिलिटी है क्या ये कि गवर्नमेंट उस टैक्स को वापस करेगी हमें इन द फॉर्म ऑफ मनी? तो ऐसा तो नहीं होगा. या तो गवर्नमेंट ने कोई एसेट तो बेची नहीं जिससे कि उसके पास टैक्स आ रहा है. तो चलिए अगर इस एग्जाम्पल को यदि हम इस डेफिनेशन से कंपेयर करें तो चलिए समझते हैं. सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, टैक्स लिया है. तो टैक्स एक ऐसी पेमेंट है जो कि कंपलसरी पेमेंट होती है टू द गवर्नमेंट, हम सभी जानते हैं. तो हम लोग सब लोग जितने भी टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो क्या ये जो मनी हम दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो क्या ये गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी है क्या? नहीं, ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी तो नहीं है.
लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू तो आ रहा है। इसी तरह से अगर एसेट्स से कंपेयर किया जाए तो टैक्स यदि मनी के फॉर्म में गवर्नमेंट को मिलता है तो क्या ऐसे केस में गवर्नमेंट की कोई एसेट में रिडक्शन हुआ है क्या, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास में मनी आ रहा है? तो ऐसा नहीं है, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जिसमें कि ना तो गवर्नमेंट की किसी भी तरीके की लायबिलिटी बढ़ेगी और ना ही किसी तरीके के एसेट्स में कोई भी रिडक्शन होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि टैक्स क्या होते हैं या टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती है। देखिए, टैक्स रिसिप्ट एक कंपलसरी पेमेंट होती है टू द गवर्नमेंट बाय एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म विदाउट रेफरेंस टू एनीथिंग इन रिटर्न। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या जितनी भी फर्म्स हैं या जितनी भी हाउस होल्ड्स हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, ये सब लोग पेमेंट करते हैं। और ये जो पेमेंट होती है ये कंपलसरी पेमेंट है। जैसे सपोज मान लीजिए आपकी इनकम हो गई, तो इनकम के ऊपर जो टैक्स पे करना होता है ये कंपलसरी होता है कि जो भी पर्सन हमारे कंट्री के अंदर जितना भी इनकम को अर्न करता है उस इनकम का कुछ हिस्सा हमें क्या करना होता है, गवर्नमेंट को देना होता है, और ये कंपलसरी होता है। अच्छा, जब भी आप क्या करेंगे, टैक्स की पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को, तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट बदले में आपको कुछ देगा, राइट। तो ये होता है टैक्स रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर टैक्सेस के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमसे टैक्स लिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू या हम लोग जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो अलग अलग फॉर्म्स में होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, second is value added and specific taxes, third one is direct and indirect taxes। तो ये होते हैं टैक्स के टाइप्स होते हैं, राइट। तो चलिए इसको हम समझते हैं आगे। अब हम वन बाय वन सारे ही टैक्सेस को समझेंगे डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेसिव टैक्स की। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? देखिए, प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें कि टैक्स का जो रेट होता है ना वो इंक्रीज होता जाता है आपके इनकम के अकॉर्डिंग। अगर आपका इनकम क्या हो रहा है, अगर इंक्रीज होता जाएगा ना तो टैक्स का रेट भी जो है ना आपसे ज़्यादा लिया जाएगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा कि अगर आपका इनकम क्या होगा, बढ़ेगा, तो टैक्स भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो टैक्सेस होते हैं इनको प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। तो इस टैक्स का जो रियल बर्डन जो होता है ये किन पे जाएगा? रिच पीपल्स में। जो रिच होते हैं उन पे ही मेन बर्डन होगा, क्योंकि क्या बोला गया है कि अगर यहाँ पे टैक्स का इनकम अगर आपकी इंक्रीज होगी, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो टैक्स भी गवर्नमेंट आपसे ज़्यादा लेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 लाख आपकी इनकम है और उस पर 10% आपको टैक्स देना पड़ रहा है। अब मान लीजिए इससे बढ़ा दिया जाए, क्या हो जाए, अगर इससे बढ़ा दिया जाए, आपकी इनकम मान लीजिए 10 लाख पहुंच गई है तो आपको 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या मतलब है, यहाँ पर जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे टैक्स का रेट भी आपसे ज़्यादा लिया जाएगा। तो इसका जो रियल बर्डन है वो रिच पर्सन पे होता है। नाउ द नेक्स्ट इज रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जिसका रियल बर्डन जो होता है वो पुअर पर्सनस पे ज़्यादा रहता है, पुअर पर्सन पे ज़्यादा रहेगा। सपोज़ मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स का स्लैब बनाया है जिसमें कहा है गवर्नमेंट ने कि अगर मान लीजिए आपकी जो मंथली इनकम है अगर वो 1 लाख रुपीज़ के आसपास है, 1 लाख है, सपोज़ मान लीजिए 1 लाख ही मैं बोल रहा हूँ, तो आपको कम से कम 10% का टैक्स देना ही पड़ेगा। तो अब मान लीजिए कि चलो, तो अगर इसमें 10% का टैक्स देना पड़ेगा तो इसका 10,000 रुपीज़ तो टैक्स में चला जाएगा और बाकी कितना बचेगा आपके पास में, 90,000 रुपीज़ अभी भी आपके पास में है। बट व्हाट इफ़ कि अगर किसी पर्सन की मंथली इनकम मान लीजिए 10,000 रुपये है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 10% ही लगेगा ना, इसमें भी कितना लगेगा, 10%। तो ऐसे केस में आपके पास जो इनकम बचेगी वो केवल 9,000 रुपये ही रहेगी। तो इसके पास तो वैसे इनकम का सोर्स कम है तो और टैक्स भी लग जाएगा, तो और इसके पास जो अमाउंट बचेगा वो और कम हो जाएगा।
तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो पुअर सेक्शन होता है उसको बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जो रिच होगा उसको तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ऐसा होता है। तो रिग्रेसिव टैक्स में रियल बर्डन जो होता है वो पुअर पीपल पे जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट टाइप ऑफ टैक्स इज वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्सेस। तो अब देखिए, वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में आपने सुना ही होगा। वैल्यू एडेड मतलब कि VAT, वैट आपने सुना है। मान लीजिए आपके पास रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है। मान लीजिए 5000 का आपके पास में क्या है, रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल आपके पास में 5000 का है, इसमें अब आपको क्या करना है, इसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना है। तो ये बढ़ के आ जाता है मान लीजिए 8000 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, ठीक है। तो जो GST आपने सुना होगा, GST एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स का ही। तो इसमें जितनी भी वैल्यू का एडिशन हुआ है उसी के अकॉर्डिंग क्या लगता है, इसमें टैक्स देना पड़ता है, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक टैक्सेस। देखिए, स्पेसिफिक टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि किसी कॉमोडिटी पे लगता तो है, पर ये यूनिट वाइज रहता है। ओके, यूनिट के अकॉर्डिंग रहेगा, या फिर साइज़ के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, या फिर उसका जो भी वेट होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें टैक्स लगाए जाते हैं। तो जो भी टैक्सेस इस बेसिस पे लगेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक टैक्स। क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आ रही है ना, यूनिट्स आ रहे हैं, साइज़ कोई स्पेसिफिक साइज़ होगा, वेट कोई स्पेसिफिक वेट होगा। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों पे जो टैक्स लगते हैं उनको स्पेसिफिक टैक्स कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, सो द नेक्स्ट टाइप इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, ये जो टैक्सेस हैं कई बार आपने सुना होगा। चलिए आज हम उसको और अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स की। देखिए, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका फाइनल जो बर्डन होता है वो किस पे रहेगा, जिस पर्सन पे इसको इम्पोज किया जा रहा है। जिस भी पर्सन पे इस टैक्स को चार्ज किया जा रहा है उसी पर्सन पे ही इस टैक्स का बर्डन होगा। लेट अस सपोज, मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है। जैसे सपोज मान लीजिए अगर आपकी इनकम है और उस इनकम पे टैक्स जो भी चार्ज किया जाएगा, तो ये टैक्स कौन देगा, ये टैक्स आपको ही देना पड़ेगा। आप अपने फ्रेंड को नहीं बोल सकते कि ये टैक्स आप दे दो, या किसी को भी आप बोल नहीं सकते, क्योंकि ये जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। जो भी पर्सन इनकम अर्न करेगा, जितनी भी इनकम अर्न करेगा, उसकी जो भी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। इसी तरह से प्रॉपर्टी टैक्स होता है ना। तो जो भी ऐसे टैक्स होते हैं जिसका बर्डन हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए, नेक्स्ट टैक्स का टाइप जो है ये है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। सो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ये डायरेक्ट के अपोजिट रहेगा, क्योंकि इसमें जो बर्डन होता है उसको शिफ्ट किया जा सकता है। इसमें जो टैक्स का बर्डन जो होता है ना, वो हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो जिनमें भी ऐसा पॉसिबल है, जिन भी टैक्सेस में, अच्छा इनिशियली आपको क्या करना पड़ेगा, इसका बर्डन जो आपको उठाना पड़ेगा, पर ये बर्डन जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो GST होता है ना, GST जो होता है, GST में जो आपको जो टैक्स भरना पड़ता है वो आपकी जेब से नहीं जा रहा है, ये किससे लिया जा रहा है, ये अल्टीमेटली जो कस्टमर होता है उससे लिया जाता है ना। इनिशियली क्या होगा, आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे, लेकिन जो भी पैसा आपने टैक्स का पे किया है गवर्नमेंट को, वो पैसा आप क्या करते हो, कस्टमर से लेते हो। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो टैक्स का बर्डन है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो इस तरह के जो टैक्सेस होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जिसमें GST आता है, राइट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। तो जैसा कि हमने देखा कि गवर्नमेंट के पास में जो रिसिप्ट्स आती हैं वो या तो टैक्स के फॉर्म में आता है ना, या फिर जो होगा वो नॉन टैक्स के फॉर्म में आता है। टैक्स हमने अभी डिस्कस कर लिया है, अब हम बात करेंगे नॉन टैक्स की।
तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि गवर्नमेंट के पास में टैक्स के अलावा भी रेवेन्यू आता है। तो सबसे पहले नॉन टैक्स रिसिप्ट वो रिसिप्ट्स होती हैं जो कि टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिए हुए हैं एग्जांपल्स, जैसे कि फीस होता है ना, फाइन्स, एस्चीट, स्पेशल असेसमेंट, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस और ग्रांट्स एंड डोनेशन। तो ये अलग अलग तरह के मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, आप और भी ले सकते हैं। सबसे पहले डिस्कशन हम करेंगे फ़ीस के बारे में। देखिए क्या होता है कि एक फ़ीस जो होती है ये पेमेंट होती है। ये हम पेमेंट करते हैं किसको? गवर्नमेंट को आप पेमेंट करते हो, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्म भरना पड़ेगा, राइट। तो उस फॉर्म का कुछ चार्ज होगा, नॉमिनल चार्ज होगा, तो वो क्या होती है? वो फीस होती है। तो देखो क्या हो रहा है, ये जो फीस जो हम दे रहे हैं ये किसको जा रही है? ये गवर्नमेंट को जा रही है, पर ये टैक्स के नाम से नहीं जा रही है, ये नॉन टैक्स रिसिप्ट है। इसी तरह से जब हम लैंड का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, या पासपोर्ट अगर आपको बनवाना है, या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट हमसे चार्ज लेती है, तो ये एक फ़ीस के नाम से चार्ज जाता है गवर्नमेंट को। इसी तरह से नेक्स्ट होता है फाइन्स। तो फाइन आपको पता है फाइन क्यों लगाए जाते हैं? कि अगर कोई भी पर्सन गवर्नमेंट के लॉ को ब्रेक करता है तो उस पर क्या करती है गवर्नमेंट? उस पर इकोनॉमिक प्रेशर डालती है, इकोनॉमिक पनिशमेंट है ये। जैसे कि आपसे कहा जाता है कि हेलमेट पहनिए, तो हेलमेट पहनने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आपका ही सेफ्टी ही है। पर कुछ लोग होते हैं जो हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? फोर्सफुली उसको फॉलो तो नहीं करा सकती। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? इकोनॉमिक प्रेशर डालेगी। मतलब जब आपके जेब से पैसा जब जाने लगेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, अब तो हेलमेट पहनना ही है, राइट। तो गवर्नमेंट का एम ये नहीं है कि आपसे जो फाइन लिया जा रहा है उससे गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करे, नहीं, गवर्नमेंट का एम ये नहीं होता है। बल्कि गवर्नमेंट का एम ये होता है कि आप लॉ को ठीक तरीके से फॉलो करें, जो भी लॉ बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये भी एक क्या है? रेवेन्यू हो जाती है गवर्नमेंट की। ओके, नेक्स्ट इज एस्चीट। तो एस्चीट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिली, या कुछ लोग जो होते हैं अपनी प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं, पर उसका कोई भी लीगल कोई वारिस नहीं होता है कि किसके नाम पे है वो प्रॉपर्टी। तो ऐसे कंडीशन में जो भी प्रॉपर्टी होती है या जो भी पैसा होता है जिसका कोई भी नॉमिनी नहीं होता है, ठीक है ना, तो वो चीज़ें किसके पास चली जाती हैं? गवर्नमेंट के पास जाएंगी, जिसको एस्चीट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है ना, या फिर कोई कैश है, या कोई भी बैंक बैलेंस है जिसका आपके पास हिसाब नहीं है, राइट, जिसको हम कहते हैं ब्लैक मनी की बात हो गई है। अगर आपके पास में पैसों का कोई भी हिसाब नहीं है, उसका कोई आपके पास में लीगल प्रूफ नहीं है कि आप ही उस पैसे के ओनर हैं या आप ही उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी है या जो भी कैश है या जो भी बैंक बैलेंस है ना, वो सारी चीज़ें किसको चली जाएंगी? गवर्नमेंट को चली जाएंगी ऑटोमेटिकली। इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई भी लीगल नॉमिनी ना हो, वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती है? गवर्नमेंट के पास में आ जाती है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? एस्चीट कहा जाता है। तो ये भी एक तरीके का रेवेन्यू ही है। नेक्स्ट टाइप है स्पेशल असेसमेंट। तो स्पेशल असेसमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, आप जहाँ पे रहते हैं आपके घर के आसपास में क्या है? रोड जा रही है, राइट। घर के पास में क्या है? रोड जा रही है। अब ये रोड पहले अच्छी नहीं थी, वहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल होता था, गाड़ियाँ बड़े मुश्किल से वहाँ से जा पाती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ टाइम के बाद इस रोड को हाईवे में कन्वर्ट कर दिया। सपोज़ मान लीजिए हाईवे में ये रोड जो है वो कन्वर्ट हो गई है। तो अगर हाईवे में वो कन्वर्ट हो गया है तो क्या होता है कि ऐसे केस में दूसरे जो सिटीज़ होती हैं उन सिटीज़ से क्या होता है, बाहर के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ पे आते हैं और हमारे यहाँ के बाहर जाते हैं।
तो ऐसे केस में क्या होता है, डेवलपमेंट शुरू होने लगता है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी जो इस रोड के आसपास बनी है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, राइट। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ऐसे कंडीशन में जितना भी वैल्यू आपका इंक्रीज हुआ है, अप्रिशिएट हुआ है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट आपसे लेती है एक्सपेंडिचर के नाम पे, कि गवर्नमेंट का खर्चा हुआ जिसमें आपका ही फ़ायदा है। तो गवर्नमेंट उस एक्सपेंडिचर को रिकवर करने के लिए आपसे जितना भी अप्रिशिएट हुआ होता है वैल्यू का, उसका थोड़ा सा हिस्सा वो आपसे लेती है, जिसको हम स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। तो ये भी एक तरीके का रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, पर ये टैक्स के फॉर्म में नहीं आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो ये तो खैर बहुत ही सिंपल है, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट की जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं, इनसे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सब गवर्नमेंट को जाता है। जैसे मान लीजिए इंडियन रेलवे हो गया, इंडियन रेलवे से जितना भी पैसा आता है वो गवर्नमेंट को जाता है, ये पब्लिक एंटरप्राइजेस है। इसी तरह से इंडियन ऑयल आपने सुना होगा, है ना, भिलाई स्टील प्लांट आपने सुना होगा। तो ये सब जो है ये सब पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं ये सब। तो इनसे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है ये जाता है गवर्नमेंट को, और ये जो रेवेन्यू जा रहा है ये नॉन टैक्स के फॉर्म में है, राइट। ओके, द नेक्स्ट वन इज ग्रांट्स एंड डोनेशन। देखिए, ग्रांट और डोनेशन भी एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी जगह पर क्या हो गया, फ्लड आ गया, तो फ्लड आने से क्या हुआ, उस जगह पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उस कोई भी स्टेट हो सकता है वो जिसमें ये हुआ हो, है ना। तो अभी क्या है कि फ्लड आने की वजह से वहाँ पे बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत सारा फाइनेंशियल इकोनॉमिक नुकसान हो गया है बहुत सारा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि कुछ जो हेल्प होगी वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमको देगी, और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डोनेशन करते हैं ताकि ये जो मुसीबत है या ये जो प्रॉब्लम इससे कोप अप किया जा सके। तो ये जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास में, ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, जिससे कि क्या होगा, गवर्नमेंट इस सिचुएशन से कोप अप कर सके। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो भी डोनेशन दी जाती है किसी अच्छे काम के लिए, मान लीजिए डोनेशन दी गई है, तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा आ रहा है ना, तो ये क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। पैसा आ रहा है, भले ही वो किसी काम के लिए आ रहा हो, लेकिन पैसा तो आ रहा है, पर वो टैक्स के फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ओके, चलिए, अभी तक हमने देख लिया है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैपिटल रिसिप्ट किनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका ना ऑपोजिट होगा रेवेन्यू से, रेवेन्यू रिसिप्ट से ऑपोजिट होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या बोला गया है कि कैपिटल रिसिप्ट्स वो मनी रिसिप्ट्स होती हैं जिसमें कि गवर्नमेंट के या तो लायबिलिटी क्रिएट होती है या फिर एसेट्स कम होती है। ठीक है, या तो गवर्नमेंट के क्या बढ़ जाएंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी, या तो एसेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर इन दोनों तरीके से अगर गवर्नमेंट के पास में पैसा आ रहा है, रिसिप्ट आ रही है, तो वो कौन सी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास में पैसा आ रहा है, तो अगर आपके पास में पैसा आ रहा है तो किसी ना किसी दो रीज़न से आएगा। या तो आपने मान लीजिए आपको ज़रूरत थी पैसों की, तो आपने क्या किया है, लोन ले लिया। तो लोन तो ले लिया है, तो आपके पास आ गया मनी, पैसा तो आ गया, लेकिन साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि आपकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है, राइट। आपने लोन लिया है तो आपका क्या हो रहा है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो ये जो है ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है गवर्नमेंट के लिए। दूसरी चीज़ हम ये देख सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट के पास में कोई एसेट है या आपके पास में कोई एसेट है, और अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है और आपने क्या किया, उस एसेट को मार्केट में जाके सोल्ड कर दिया, बेच दिया, तो ऐसे में आपके पास में क्या आएगा, मनी तो आएगा, पैसा आ रहा है, पर क्या हो रहा है, एसेट भी तो कम हो रही है। तो इस तरीके से यदि आपके पास में पैसा आता है तो ये क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट है। तो ठीक वैसे ही गवर्नमेंट भी करती है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन ऑल दीज थिंग्स। द फर्स्ट वन इज रिकवरी ऑफ लोन्स, मीन्स कि अगर लोन की रिकवरी हो रही है। दूसरा है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, एंड द लास्ट वन इज अदर रिसिप्ट्स।
देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिकवरी ऑफ लोन्स की। तो क्या होता है कि कुछ कंडीशन सब होती हैं। कई बार क्या होता है कि ना कोई स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को कई बार क्या होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है। इस फाइनेंशियल क्राइसिस को कोप अप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसे देती है एज अ लोन, राइट, ताकि वो अपना जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे क्या कर सके, वो कोप अप कर सके। जब ये लोन रिकवर्ड किया जाता है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे केस में गवर्नमेंट की जो एसेट्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है। देखो समझो बात को, कि अगर मान लीजिए आपने किसी से लोन लिया है, सपोज मान लेते हैं कि आपने क्या किया है, लोन लिया, बैंक से लोन लिया, बैंक से। तो आपको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। बैंक, और ये कोई एक इंडिविजुअल है, तो बैंक से अगर लोन लिया जाएगा तो क्या बैंक इस इंडिविजुअल को ऐसी लोन दे देगी क्या? नहीं, वो क्या करेगी, कोई सिक्योरिटी रखवाएगी। तो मान लीजिए इन्होंने क्या किया, अपना प्रॉपर्टी बैंक में रख दिया एज अ मॉर्टगेज, ठीक है, तो कुछ भी रख सकते हैं मॉर्टगेज की तरह। तो क्या हो रहा है, बैंक के पास में क्या हो गई, एसेट बढ़ गई। अब क्या होगा, जब ये इंडिविजुअल बैंक को पैसे वापस करेगा तो ये एसेट भी इनको वापस करनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में बैंक के पास में से एसेट कम हो जाएगी। तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये होते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। नेक्स्ट इज बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। देखिए, जब भी हम लेंडिंग करते हैं, मनी लेंड जब हम करते हैं तो क्या क्रिएट होता है, एसेट क्रिएट होता है, जैसे अभी हम लोगों ने बैंक के केस में देखा। और जब भी हम बोरोइंग करेंगे तो क्या होगा, लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे अभी अपन ने देखा कि बैंक का और एक इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के लिए क्या हो रहा है, एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, और बैंक के लिए क्या क्रिएट हो रहा है, एक एसेट क्रिएट हो रही है ना। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो बोरोइंग्स यहाँ पर जो हुई है ये है कैपिटल रिसिप्ट। जैसे मान लीजिए कि हमारे गवर्नमेंट ने, मान लीजिए कि आरबीआई से लोन लिया है, आरबीआई से पैसा लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि किसी कुछ पॉलिसीज या किसी काम को करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, आरबीआई से पैसे को लिया है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के जो लायबिलिटीज़ है वो तो बढ़ रही हैं और पैसा भी आ रहा है। तो इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये होते हैं बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी, जो कि कैपिटल रिसिप्ट कहलाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास मनी आ रहा है और मनी आने से या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी या तो एसेट या अगर कम होगी, तो इस टाइप के जो ट्रांजेक्शन होंगे इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। सो द नेक्स्ट टाइप इज अदर रिसिप्ट्स। तो अदर रिसिप्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ना फिर से वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर लायबिलिटी बढ़ेगी या एसेट कम हो, तो अब यहाँ पे जैसे मैं बताऊँ कि मान लीजिए कोई भी पब्लिक एंटरप्राइजेस है, राइट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, जिसमें मेन जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में मान लीजिए कि कोई जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से अपने जो शेयर्स हैं वो क्या करती है, सेल कर दे रही है। किसको सेल कर रही है, किसी प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने जो शेयर्स हैं उसने प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट की ना एसेट कम हो रही है, गवर्नमेंट की एसेट कम हो रही है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है, पैसे को लगाना, और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होगा कि जो कि इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट हो जाता है। तो अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने शेयर्स मार्केट में बेच देगी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर्स को उसने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, तो गवर्नमेंट की एसेट कम हो रही है यहाँ पर और पैसा आ रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई रिसिप्ट हो रही है तो ये कैपिटल रिसिप्ट होगी गवर्नमेंट की।
कैपिटल रिसिप्ट होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, राइट। अभी ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट, अभी हमने डिस्कस किया है रिसिप्ट्स के बारे में। अभी हमें इसके आगे डिस्कस करना है एक्सपेंडिचर के बारे में, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बजट है। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए आगे के नए वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।